हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैराडाइम्स ऑफ मोटिवेशन, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ टाइप्स के डिस्कस कर लिए थे। जैसे लगभग मान के चलिए हम लोगों ने 7 जो हैं थ्योरीज डिस्कस कर लिए हैं, 7 पैराडाइम्स डिस्कस कर लिए हैं। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे गोल सेटिंग थ्योरी क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या है और एथोलॉजिकल थ्योरी क्या है। जैसा कि मैंने बताया था, इन थ्योरीज़ या पैराडाइम्स को पढ़ने के बाद हम लोग जो है कि मोटिवेशन थ्योरीज़ को पढ़ेंगे। जैसे ERG थ्योरी है, हर्ज़बर्ग की थ्योरी है, इस तरीके के जो मॉडल्स हैं या थ्योरीज़ हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जो है पैराडाइम्स को डिस्कस कर लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत क्या कहता है, पैराडाइम क्या कहता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अभिप्रेरण के इस सिद्धांत का प्रतिपादन लॉक एंड लेथम के शोधों पर आधारित है। ठीक है, लॉक और लेथम नाम याद रखिएगा। गोल सेटिंग थ्योरी को पूछा जा सकता है कि किसके शोधों पर आधारित है, तो ये कह सकते हैं कि लॉक एंड लेथम 1990 के शोधों पर आधारित है। अब देखिए इसमें बात की क्या की गई है। इस सिद्धांत में या इस थ्योरी में मोटिवेशन में संज्ञानात्मक कारकों, न कि उत्तेजन या प्रणोद को महत्वपूर्ण बतलाया गया है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो गोल सेटिंग थ्योरी है इसमें कॉग्निटिव फैक्टर्स जो भी कॉग्निटिव फैक्टर्स यानी संज्ञानात्मक कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, उनको महत्वपूर्ण बतलाया गया है, न कि अराउजल और ड्राइव को। उत्तेजन और ड्राइव की अपेक्षा किसे इम्पॉर्टेंट बताया गया है, संज्ञानात्मक कारकों को, अराउजल या ड्राइव की अपेक्षा। तो देखिए क्या है, गोल सेटिंग सिद्धांत प्रारंभिक अवस्था में एक सिद्धांत न होकर व्यवहार में लाए जाने वाली एक टेक्निक थी, परंतु बाद में लॉक ने इसके स्वरूप को सैद्धांतिक बनाया। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल सेटिंग थ्योरी को सिद्धांत का रूप किसने दिया, तो लॉक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लॉक के है ना। अब आगे देखिए क्या है, इस सिद्धांत का केंद्र बिंदु क्या है। इस सिद्धांत का केंद्र बिंदु यह है कि जो मोटिवेशनल गोल हैं या अभिप्रेरण लक्ष्य के स्वरूप द्वारा प्रभावित होता है ना। यानी कि जो मोटिवेशन है वो गोल के नेचर द्वारा प्रभावित होता है। यानी आपका गोल क्या है, यानी आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसके आधार पर आपका मोटिवेशन जो है डिसाइड होता है। जैसा कि वुड एंड लॉक कहते हैं, विभिन्न तरह के कार्य होने पर व्यक्ति का निष्पादन उस समय उत्तम होता है जब लक्ष्य विशिष्ट होता है। इस लाइन का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कब सबसे अच्छा होगा, जब आपका लक्ष्य स्पेसिफिक होगा, विशिष्ट होगा, ओरिएंटेड होगा, ठीक है, डायरेक्शनल होगा। परंतु यदि लक्ष्य सामान्य है या उसमें विशिष्टता नहीं है तो व्यक्ति का निष्पादन घटिया हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति में अभिप्रेरण का स्तर कम होता है। यानी इस लाइन का सिंपल सा मतलब यह है कि यदि आपका जो गोल है बहुत स्पेशल है आपकी लाइफ में, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है उसके लिए काफ़ी हाई होता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वो IAS बनना चाहता है, तो IAS बनने के लिए IAS क्या है, उसका गोल जो है स्पेसिफिक गोल है IAS बनना। इसके अलावा ना वो SSC में क्वालिफाई होना चाहता है, ना टीचर बनना चाहता है, ना इंजीनियर बनना चाहता है, ना डॉक्टर बनना चाहता है, जो भी कह लीजिए। और सारे गोल को छोड़कर केवल उसका एक स्पेसिफिक गोल है IAS बनना। अब उसके लिए चाहे वो जो करना पड़े, तो जब उसने अपना एक गोल सेट कर लिया है और अपने लक्ष्य को स्पेसिफिक बना लिया है, तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो मोटिवेशन है वो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाएगा, हायर लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका लक्ष्य अच्छा नहीं होता है तो अभिप्रेरण का स्तर भी कम होता है, यही यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, लॉक एंड हेने ने लक्ष्य निर्धारण के निम्नलिखित 9 मुख्य तथ्य बतलाए हैं। कौन कौन से मुख्य तथ्य लॉक और हेने ने बतलाए हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, सबसे पहला ये कहते हैं कि आसान लक्ष्य की तुलना में कठिन लक्ष्य के होने पर परफॉर्मेंस अधिक होता है। यानी ये प्रैक्टिकल बात कही जा रही है। ये कहते हैं कि अगर आपका जो लक्ष्य है इजी गोल है, तो आपका जो परफॉर्मेंस है कम होगा, परफॉर्मेंस लेवल। लेकिन अगर आपका जो लक्ष्य है स्पेसिफिक है और डिफ़िकल्ट गोल है, जैसे IAS बनना कोई मामूली बात नहीं है, काफ़ी अच्छी खासी तैयारी करनी होती है, या फिर कह लीजिए आपका साइंटिस्ट बनना काफ़ी मेहनत का काम है, तो
ये क्या है, ये एक तरीके के कह लीजिए डिफ़िकल्ट गोल हैं और इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो भी अधिक होगा, ऐसा जो है एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं। अब आगे देखिए क्या है, नॉर्मल गोल जो कठिन लक्ष्य तथा आसान लक्ष्य के बीच होता है, निष्पादन स्तर भी इन दोनों के बीच ही होता है। अब इसमें देखिए, इसको भी मैं ऐसे ही समझाना चाहता हूँ एनपीसी के थ्रू। अगर आपका जो गोल है वो एवरेज है तो आपका परफॉर्मेंस भी एवरेज होगा। अगर आपका गोल डिफ़िकल्ट है तो आपका परफॉर्मेंस भी टू गुड होगा, बहुत अच्छा होगा। और अगर आपका जो गोल है लोअर लेवल के गोल हैं तो आपका निष्पादन भी उसी लेवल का होगा। यहाँ पर ये बात कही गई है, ठीक है। तो पहला इन्होंने ये बताया, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य इन्होंने बताया स्पेसिफिक डिफ़िकल्ट गोल होने पर अस्पष्ट लक्ष्य या लक्ष्यहीनता की तुलना निष्पादन काफ़ी उच्च होता है। वही चीज़ है, गोल डिफ़िकल्ट होगा तो परफॉर्मेंस भी हायर होगा। तीसरा है कुछ मैकेनिज़्म द्वारा जो गोल हैं वो परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। वो मैकेनिज़्म कौन कौन से हैं, कुछ प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला, अगर आपका डायरेक्टिंग अटेंशन एंड एक्शन वो काफ़ी अच्छा है तो आपका परफॉर्मेंस भी टू गुड होगा। मोबिलाइजिंग एफर्ट यानी आपका प्रयास जो है निरंतर जारी रहता है आईएएस बनने के लिए तो भी आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा। परसिस्टेंस को बढ़ाना, अगर आपका परसिस्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। और चौथा है उपयुक्त निष्पादन उपायों की खोज को विपरीत करना, यानी आप किसी भी चीज़ को क्रिएटिविटी के साथ, न्यू गोल्स के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ अपने गोल को पाने की प्रयास कर रहे हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपका परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, चौथा पॉइंट है इसका, लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को सफल होने के लिए पुनर्निवेश यानी फीडबैक की आवश्यकता है। देखिए फीडबैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर स्टडी, ऑफ योर प्रिपरेशन। जब तक आपको अपना फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक आपका परफॉर्मेंस कभी भी इम्प्रूवमेंट या इंक्रीज़ नहीं हो सकता, बेटर नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ यू हैव टू फीडबैक, ठीक है। क्योंकि इससे व्यक्ति निष्पादन को लक्ष्य से तुलना कर पाता है, क्योंकि अपने लक्ष्य को कंपेयर करने के लिए फीडबैक बहुत ही आवश्यक होता है। आगे देखिए क्या है, निष्पादन को लक्ष्य से प्रभावित होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में लक्ष्य वचनबद्धता हो। देखिए परफॉर्मेंस आपका तभी अच्छा होगा जब आप अपने गोल के लिए कमिटेड हों। यानी आपको आईएएस बनना है तो आपको आईएएस बनना ही है, आपने डिटरमाइन कर लिया है, आपने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आपका परफॉर्मेंस भी उसी के अकॉर्डिंग अच्छा हो जाएगा। छठा है इसमें, लक्ष्य वचनबद्धता इस बात से तो नहीं प्रभावित होता है कि व्यक्ति किस हद तक अपने लक्ष्य के निर्धारण में भाग लेता है, परंतु सफलता की प्रत्याशा तथा सफलता की मात्रा से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका, अगर लक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्धारित होता है और जिन लोगों द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है वे इसे प्राप्त करने में वचनबद्धता नहीं दिखलाते हैं तो लक्ष्य निर्धारण पूर्णतः अप्रभावी सिद्ध होता है। देखिए इस लाइन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, है ना। यानी कि एक हायर लेवल की पोस्ट हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चाहता है। लेकिन कोई भी पेरेंट्स ये नहीं जानता है या ये समझने की कोशिश नहीं करता है कि उसका जो बच्चा है, उसका जो चाइल्ड है, उसका करंट लेवल क्या है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसका जो मोटिवेशन है किस सब्जेक्ट के प्रति है। यानी कि इसको पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि जो पेरेंट्स अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोपते हैं तो उन बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, जो गोल सेटिंग है, पूर्णतः अप्रभावी होता है और इनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बैड होता है। क्यों? क्योंकि वो जो लक्ष्य हैं दूसरे व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनके लक्ष्य दूसरे व्यक्तियों ने निर्धारित किए हैं। यानी बच्चे का जो लक्ष्य है किसने निर्धारित कर दिया है? उनके पेरेंट्स ने। लेकिन बच्चे का जो लेवल है उस लेवल का है ही नहीं जो लक्ष्य माता पिता ने निर्धारित किए हैं। तो इससे क्या है, जब लक्ष्य दूसरों के द्वारा निर्धारित होते हैं आपके लक्ष्य, तो आपका परफॉर्मेंस इनइफेक्टिव होता है, ठीक है। परंतु जब आपकी वांछित परिस्थिति ठीक ठाक होती है तो वैसी परिस्थिति में लक्ष्य निर्धारण, अभिप्राय तथा निष्पादन बढ़ाने का सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। यही लिखा है कि जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है, आपके लक्ष्य हैं, आपका गोल है, आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन है, तो परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, मोटिवेशन भी अच्छा होगा। 8th पॉइंट है इसमें, मनी तथा रिवॉर्ड्स से स्पॉन्टेनियस गोल सेटिंग व्यवहार प्रोत्साहित होता है। सिंपल सी बात है, जब किसी भी स्टूडेंट को या हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है या मनी कह लीजिए, मनी मिलती है, तो आपका जो स्पॉन्टेनियस गोल सेटिंग है, वो इंसेंटिव जो है, आप खुद मोटिवेट होने लगते हैं किसी भी गोल को पाने के लिए, ठीक है।
इससे उच्च लक्ष्य वचनबद्धता भी उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपटीशन की तैयारी की या कोई भी कंपटीशन है, कह लीजिए चलिए मास्टर शेफ में आप गए और आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, तो आपका फर्स्ट राउंड क्लियर करने पर आपको 5,000 रुपये का पुरस्कार मिला, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिला। तो इससे क्या है, आपके अंदर मोटिवेशन और ज़्यादा उत्पन्न हो गई, आपकी लक्ष्य वचनबद्धता और ज़्यादा उत्पन्न हो गई। अब आप सेकंड राउंड के लिए और भी मेहनत करेंगे और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे। अब सेकंड राउंड में मान लीजिए 10,000 का पुरस्कार मिल गया, तो आप फाइनल राउंड के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। आपका जो मोटिवेशन है बहुत ही हायर लेवल पर पहुँच चुका होगा, आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ही हायर लेवल पर पहुँच चुका होगा। लास्ट पॉइंट है इसका, देखिए क्या है, कुछ कारकों जैसे पर्सनैलिटी तथा शिक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस से लक्ष्य निर्धारण प्रभावशीलता सामान्यतः प्रभावित नहीं होती है। यानी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे पर्सनैलिटी और एजुकेशन में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उससे गोल सेटिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लास्ट में देखिए क्या लिखा है, जितने भी 9 तथ्य मैंने बताए हैं उसमें से 2 को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। कौन से 2? जो सबसे पहले वाले 2 थे, यानी कि ये पहला और दूसरा। यानी कि गोल आपका जो है डिफ़िकल्ट होगा तो आपका जो लक्ष्य निष्पादन है वो भी बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ें। अब नेक्स्ट जो है आपकी थ्योरी आज की, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी या SDT भी कहते हैं, या स्वनिर्धारण सिद्धांत भी इसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन रेयॉन तथा डेसी 1985 द्वारा किया गया, जो मैस्लो द्वारा प्रतिपादित नीड हायरार्की थ्योरी के ही समान है। देखिए सबसे पहले ये समझिए, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है ये नीड हायरार्की थ्योरी या जो आपका अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, नीड हायरार्की थ्योरी या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, उसी के समान है। लेकिन इसका जो प्रतिपादन किया गया, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी को SDT थ्योरी भी कहते हैं, और इसका प्रतिपादन किया है, किसने किया है? रेयॉन एंड डेसी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का निष्पादन जो है प्रतिपादन किसने किया है? रेयॉन एंड डेसी ने। अब आगे देखिए क्या है, इन्होंने और ये जो सिद्धांत है मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी के ही समान है। यानी कि मैस्लो की थ्योरी क्या कहती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसका जो है हायर लेवल की नीड है। ठीक है, और 5 नीड्स इन्होंने बताई है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो मैस्लो की थ्योरी, मैंने अलग से इस पर वीडियो बना रखा है और वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, नीड हायरार्की थ्योरी, उसको आप डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, इस सिद्धांत में है क्या? इस सिद्धांत के अनुसार 3 जन्मजात तथा यूनिवर्सल नीड्स होती हैं जो व्यक्ति को अपने स्व या सेल्फ को पूर्ण रूप से समझने में मदद करता है तथा अन्य दूसरे लोगों के साथ एक उत्तम एवं स्वस्थकर संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ये कहती है कि जो ह्यूमन है उसकी 3 इनबॉर्न्स यूनिवर्सल नीड्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला ऑटोनॉमी, या जिसे हम स्वायत्तता भी कहते हैं। स्वायत्तता देखिए क्या है, स्वायत्तता से तात्पर्य अपने व्यवहार तथा लक्ष्यों के नियंत्रण में होने की आवश्यकता से होता है। यानी कि अपने जो आपका बिहेवियर है और आपके जो गोल्स हैं वो आपके कंट्रोल में हैं या नहीं हैं, या नियंत्रण में होने की आवश्यकता से होता है। यानी कितनी कंट्रोलिंग है उस पर। आगे देखिए क्या है, इस आवश्यकता से सेल्फ द्वारा न कि बाहरी कारकों द्वारा स्वतंत्रता तथा नियमन को प्राप्त करने की इच्छा का पता चलता है। यानी कि जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके व्यवहार हैं, वो आपके आत्मनिरीक्षण, आपके खुद के द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी कोई चीज़ सही है या गलत है, आप अपने आत्मनिरीक्षण के द्वारा उन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। आपके लिए मोरालिटी क्या है, आपके लिए एथिक्स क्या है, आपके लिए कह लीजिए नैतिकता क्या है, ये आप खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति में अधिक आत्म समन्वय, सेल्फ इंटीग्रेशन, पर्सनल कंट्रोल तथा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का भाव का एहसास होता है। तो जैसा कि मैस्लो भी कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है हायर लेवल की नीड है, और ये सबसे बाद में, सबसे लास्ट में प्राप्त होती है जब इंसान सभी चीज़ों से संतुष्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ इसमें है इनबॉर्न जो है, दूसरा कॉम्पिटेंस यानी सामर्थ्यता। अब कॉम्पिटेंस से मतलब देखिए क्या है, इससे तात्पर्य अपने वातावरण तथा जिंदगी के चुनौतीपूर्ण कार्यों को निपुणतापूर्वक करने की आवश्यकता से होता है। यानी किसी भी काम को, यानी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं या इन्वायरमेंट में जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, आप उन चैलेंजेस को कितनी क्षमता के साथ, कितने सामर्थ्य के साथ, कितनी कॉम्पिटेंसी के साथ सॉल्व कर ले रहे हैं, ये क्या होती है? कॉम्पिटेंसी होती है। ठीक है, इस आवश्यकता द्वारा व्यक्ति में नई चुनौतियों पर महारत हासिल करना तथा अपने कौशलों को उन्नत करने की कोशिश करना प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है,
इस आवश्यकता द्वारा अन्वेषणात्मक तथा वर्धन उत्पन्न करने वाला व्यवहार अभिप्रेरित होता है, यानी ग्रोथ इंड्यूसिंग बिहेवियर मोटिवेटेड होता है इससे आपका। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ जो आपका व्यवहार है अपने आप में ही एक रिवॉर्ड का काम करता है, पुरस्कार का काम करता है, ताकि ये जो है आपको इंटरनली मोटिवेटेड करे, ठीक है, इंट्रिंसिकली रिवॉर्डेड होता है, न कि किसी बाह्य पुरस्कार के लिए किया जाने वाला व्यवहार। यानी जो आपकी कॉम्पिटेंसी है उसके थ्रू आप इंट्रिंसिक रूप से यानी खुद के अंदर अपने आप ही मोटिवेट होते रहते हैं, रिवॉर्ड होते रहते हैं, ठीक है। तीसरा है रिलेटेडनेस। देखिए संबंधता क्या है, इसी से तात्पर्य दूसरों के साथ स्थापित संबंध में घनिष्ठता तथा सिक्योरिटी तथा उनसे वहाँ होने के भाव से होता है। यानी कि रिलेटेडनेस या संबंधता का मतलब क्या है, इंटीमेसी, घनिष्ठता से, सिक्योरिटी से, ठीक है। प्रथम दृष्टि में जो आपका रिलेटेडनेस नीड है वो ऑटोनॉमी नीड का अपोनेंट लगता है, परंतु वास्तव में ये एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे पूरक हैं, यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो रिलेटेडनेस है और जो ऑटोनॉमी है एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कैसे, एक उदाहरण लीजिए, जैसे एक किशोर जब यह समझता है कि उसकी स्वायत्तता को माता पिता द्वारा पसंद किया जा रहा है तो वह अपने माता पिता के साथ अधिक संबंधितता का भाव विकसित कर लेता है। यानी जब किसी बच्चे को ये लगता है कि उसकी जो ऑटोनॉमी है वो माता पिता को पसंद आ रही है तो वो क्या है, अपने माता पिता से और ज़्यादा जुड़ जाता है। इसीलिए देखिए कहा भी जाता है कि आप अपने बच्चों के साथ जितना फ्रैंक होंगे, जितना फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे, वो उतनी ही आपसे खुला रहेगा और जीवन की कोई भी समस्या होगी, कोई भी बात होगी, वो ज़रूर आपसे शेयर करेगा और वो उतना ही आपके करीब होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ये जो हैं इनकी 3 जन्मजात जो हैं यूनिवर्सल नीड्स होती हैं, जो कि मैंने बताया। अब आगे देखिए क्या है इसमें इसमें देखिए आगे क्या है, इसमें से दूसरों से बंधे होने की आवश्यकता यानी नीड फॉर बिलोंगिंगनेस जो आपका दिया हुआ है, यानी रिलेटेडनेस, वो मैस्लो के सिद्धांत में एक प्रमुख आवश्यकता है। यानी जो रिलेटेडनेस है वो मैस्लो के नीड फॉर बिलोंगिंगनेस से रिलेटेड है, और जो ऑटोनॉमी है और कॉम्पिटेंसी है वो इरेक्शन का आपका साइको सोशल जो थ्योरी है यानी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सिद्धांत है उसका एक अहम पहलू है। यानी कि इरेक्शन भी इस चीज़ को कहते हैं कि जो कॉम्पिटेंसी और ऑटोनॉमी है वो, इसकी बात एरिक्सन ने भी की है, एरिक एरिक्सन ने भी की है, और एसडीटी थ्योरी में भी रेयान और डेसी ने भी किया है। अब देखिए क्या है आगे, रेयान और डेसी तथा उनके सहयोगियों का मत है, क्या मत है कि अगर किसी व्यक्ति को एक ऐसा समर्थन योग्य वातावरण मिलता है, यानी अगर आपको सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें आप अपने लक्ष्यों एवं अन्य लोगों के साथ संबंध को उत्तम ढंग से विकसित कर सकें, तो वह उक्त तीनों तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक ढंग से कर सकता है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर जितनी भी 3 इनबॉर्न नीड्स बताई गई हैं उन सब का सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है तो क्या है, आपका जो है मोटिवेशन है, जो आपका परफॉर्मेंस है वो सर्वोत्तम होगा, ठीक है। इससे क्या है, आप में सेटिस्फेक्शन होगा, संतुष्टि होगी, और इस संतुष्टि से एक स्वस्थकर मनोवैज्ञानिक वर्धन तो होगा, यानी आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग तो होंगे ही, साथ ही साथ उसमें अंतस्थ यानी इंटरनली मोटिवेशन भी आपके अंदर मजबूत हो जाएगा। यानी जब इन तीनों चीज़ों का जो है आपको सपोर्ट मिल जाता है तो आप इंटरनली ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको अपने पेरेंट्स का फुल सपोर्ट मिल रहा है, अगर वो आपको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, अगर आपको अपनापन मिल रहा है अपने घर से, अगर आप सामर्थ्य हैं किसी भी चीज़ के प्रति, तो ऑटोमेटिक जो है आप अंदर ही अंदर अपने आप को मोटिवेट पाएंगे इंट्रिंसिकली, और ये चीज़ आपके जो गोल है उसको पाने में काफ़ी हद तक मदद करेगी। आगे देखिए क्या है, अधिकतर अध्ययन यह बताते हैं कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए एक्सटर्नल रिवॉर्ड दिया जाता है जब व्यक्ति को, तो उसके इंटरनल मोटिवेशन जो उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो कम हो जाता है, यानी एक्सटर्नल रिवॉर्ड से इंटरनल मोटिवेशन कम हो जाता है। लेकिन देखिए क्या है, रिसर्च आगे की गई तो उससे क्या पता चला, कैमरन तथा उनके सहयोगियों ने क्या कहा कि एक्सटर्नल अर्थात एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का प्रभाव इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर तभी नकारात्मक पड़ता है जब व्यक्ति का उस कार्य में इंटरेस्ट या अभिरुचि नहीं होती है। यानी ऊपर जो बात कही गई कि एक्सटर्नल मोटिवेशन, अगर एक्सटर्नल रिवॉर्ड है तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन का जो प्रभाव है इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर केवल और केवल तभी नकारात्मक पड़ेगा जब आप उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। यानी कि अगर आपको ज़बरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनाया जा रहा है
और उसके लिए आपको बहुत ढेर सारे एक्सटर्नल रिवॉर्ड आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, तो उससे क्या है, आपको रिवॉर्ड तो सारे मिल रहे हैं, यानी लेकिन जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो आपका स्टेबल है, कांस्टेंट है। यानी जब व्यक्ति के लिए कार्य रुचिकर होता है तो बाह्य पुरस्कार देने से भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कमी नहीं आती है। अब आगे देखिए क्या है, व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अधिकतर कार्यों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन तथा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। फाइनली ये पता चला, यानी स्व या आत्म निर्धारण सिद्धांत यह स्पष्ट रूप से इस बात पर बल डालता है कि उक्त तीनों तरह की आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष संबंध व्यक्ति के अंतस्थ मोटिवेशन यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन से होता है, और जब ये तीनों आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं तो व्यक्ति में अंतस्थ अभिप्रेरण मजबूत हो जाता है। ये इस थ्योरी का जो है जिस्ट है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, लास्ट जो है थ्योरी आपकी एथोलॉजिकल थ्योरी, आचार शास्त्रीय सिद्धांत। तो ये उतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मोटा मोटा हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। जो एथोलॉजी है ये एक जूलॉजी का ब्रांच है, जूलॉजी सब्जेक्ट जो है प्राणी विश्वास उसकी एक शाखा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और अभिप्रेरण के आचार शास्त्रीय उपागम की बुनियाद जो है ये भी इंस्टिंक्ट थ्योरी ही है, ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस सिद्धांत का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था, और इसमें देखिए क्या है, इसका उद्देश्य है पशु व्यवहार के समायोजी महत्व का पता लगाना है। मेन इसका मोटिव क्या है, जो पशुओं का व्यवहार है उसके अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस का पता लगाना है। यानी कि इसमें क्या है, देखिए एक विशेष तरह का व्यवहार जिसे स्पीसीज स्पेसिफिक बिहेवियर कहा जाता है, उसके लिए इस थ्योरी को इमर्ज किया गया है। जैसे मान लीजिए विशेष पक्षी द्वारा विशेष तरह का गायन करना प्रजाति विशिष्ट व्यवहार का उदाहरण होगा। अब देखिए आचार शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार प्रजाति विशिष्ट व्यवहार की दो अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, एक है स्टेज ऑफ ड्राइव और सेकंड है स्टेज ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। आगे देखिए क्या है, अभिप्रेरण के आचार शास्त्रीय उपागम की व्याख्या एक काफ़ी सीमित या प्रतिबंधक व्याख्या है तथा इसकी प्रत्यक्ष डायरेक्ट रिलीवेंस सिर्फ नीचे स्तर के पशुओं के लिए है, ना कि मनुष्यों के लिए। यानी ये जो सिद्धांत है केवल पशुओं के लिए ज़्यादा लाभदायक है। जब ड्राइव तथा उससे उत्पन्न होने वाले फिक्स्ड एक्शन पैटर्न यानी निश्चित क्रिया पैटर्न एक प्रजाति के सभी सदस्यों के लिए एक समान होते हैं, तो जो वे व्यवहार करते हैं वे निश्चित रूप से इंस्टिंक्टिव होते हैं। जैसे मान लीजिए एक दिए हुए प्रजाति के सभी पक्षी एक ही तरह के घोंसला बनाते हैं, तो उसका व्यवहार निश्चित रूप से इंस्टिंक्टिव ही होता है। अतः देखिए क्या है, लास्ट में आचार शास्त्रीय व्याख्या फिर से उसी में विलीन हो जाती है जिससे यह निकली थी। तो ये है एथोलॉजिकल थ्योरी। तो ये आज ये जो है हमारा कंप्लीट हुआ, जिसको हम जो हम लोग पैराडाइम्स पढ़ रहे थे, टोटल मैंने 10 पैराडाइम्स बताए थे, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि अब हम लोग जो पढ़ेंगे जो थ्योरीज़ हैं मोटिवेशन की, जैसे ERG थ्योरी, हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी है, इसी तरीके से और भी कई थ्योरियाँ हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज की जो क्लास है इससे रिलेटेड अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है या कोई प्रश्न है तो मुझसे कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। और अगर आप PGT साइकोलॉजी और UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं जॉब से रिलेटेड, चाहे वो PhD नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।